हेलो एस्पिरेंट्स, राइट टू विन यूपीएससी 24 सीरीज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी मेंस आंसर अप्रोच सीरीज है। आज हमारी जीएस 4 केस स्टडी की क्लास है, जिसमें हम कुछ केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ये हमारा एथिक्स का सिलेबस है, जिसके बारे में हम पहले बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। और तो चलिए आज की ये पहली केस स्टडीज को हम सॉल्व करते हैं। तो ये केस स्टडी में देखते हैं हम कि आप एक श्रम विभाग में एक अधिकारी हैं। आप अपने भाई की शादी में जाते हैं और देखते हैं कि शादी के बैंड में अपने विद्युत उपकरणों को उठाने हेतु अल्पवयस्कों को नियोजित किया गया है। आप जानते हैं कि यह गैरकानूनी गतिविधि है और इसके विरुद्ध कार्रवाई करना आपका उत्तरदायित्व है। हालांकि यह आपके परिवार की शादी है, इसलिए वे आपसे इसे अनदेखा करने के लिए कहते हैं। इस स्थिति से निपटने हेतु आपके समक्ष उपलब्ध कुछ विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है कि आप कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, क्योंकि इस कदम से अन्य लोगों द्वारा शादी को खराब करने के लिए जानबूझकर की गई कार्रवाई के रूप में देखा जा सकता है। दूसरा, आप कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें शादी से हटा देंगे तथा बैंड कंपनी के विरुद्ध केस दायर करेंगे। तीसरा, आप बैंक के कर्मचारियों से बात करेंगे और चेतावनी देंगे कि इस शादी के बाद वे किसी भी अल्पवयस्क नाबालिगों को नियोजित नहीं करेंगे। किसी अन्य संभव विकल्प का भी सुझाव दीजिए। इन सभी विकल्पों का मूल्यांकन कीजिए और इस कार्रवाई के लिए अपने कारण के साथ सर्वोत्तम विकल्प का सुझाव दीजिए। तो हम इस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए देखते हैं कि हमारे पास क्या हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए कि उत्तर में जो है इस परिस्थिति में शामिल नैतिक दुविधा को स्पष्ट किया जाना चाहिए और आपको विभिन्न नैतिक दृष्टिकोण के आधार पर दिए गए विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। मामले के प्रमुख तथ्यों को स्पष्ट कीजिए और इसमें उपस्थित दुविधा को चिन्हित कीजिए। दिए गए विकल्पों को गुणों और दोषों का मूल्यांकन कीजिए। नैतिक मूल्यों से समझौते किए बिना बेहतर संभावित समाधान सुझाइए। तो देखिए, जो इसका उत्तर हम लिखेंगे, आप मेरे साथ पॉइंट नोट करके चलिए। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि हम देखेंगे कि व्यक्तिगत बनाम पेशेवर नैतिकताएं। ठीक है। तो ये हमारे सामने नैतिक दुविधा क्या है कि एक व्यक्तिगत हमारे पास दुविधा है कि जो शादी है वो हमारे परिवार की खुद की शादी है, और पेशेवर की भाई मैं एक श्रम अधिकारी हूँ, तो मुझे जो वहां पर नाबालिगों को कार्यभार के लिए रखा गया है उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। ठीक है। तो देखते हैं हम इसमें हम जो नैतिक दुविधा है उसे वर्णित किया जाएगा और उन बालिकाओं जो नाबालिग बच्चे हैं उनके हितों के प्रश्न जो किसी न किसी प्रकार विद्यालय के स्थान पर कार्य करने हेतु विवश किए जा रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें हमारे मैं पहला विकल्प क्या दूंगा कि मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा और मेरे द्वारा सरकार के एक अधिकारी के रूप में कानून का पालन ना किया जाना एवं यदि मैं इसे अनदेखा करता हूँ तो मेरा परिवार प्रसन्न हो जाएगा और शादी में किसी भी प्रकार की बाधा संपन्न नहीं होगी। यद्यपि मेरे द्वारा कोई कार्रवाई ना करना सरकार द्वारा निर्धारित कर्तव्य की उपेक्षा होगी और यह स्थिति मेरे लिए अंतःकरण की दुविधा उत्पन्न करेगी। ठीक है। ये हमारा एक पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा विकल्प के अनुसार देखें तो कानून प्रभावी होगा और नाबालिग को नियोजित करने के लिए बैंड कंपनी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए और मुझे उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि भाई अगर मैं ये कार्रवाई कर लूंगा तो इस ये एक उदाहरण स्थापित हो जाएगा। ठीक है, कि भाई मैंने अपने परिवार की शादी में ही बिना सोचे कि भाई कोई बाधा उत्पन्न होगी और मैंने बैंड कंपनी के विरुद्ध एक कार्रवाई करी। ठीक है। ये जो विकल्प होगा वो एक प्रस्ताववादी नीति शास्त्र होगा। ठीक। और ये उदाहरण बनेगा बाकी सबके लिए। और जो ये मेरी कार्रवाई होगी वह अवांछनीय परिणामों में से यह हो सकता है कि शादी में बाधा उत्पन्न होगी और यह मेरे व्यक्तिगत संकट बन सकता है। भाई अगर मैंने अपने ही परिवार की शादी में ये कार्रवाई करी तो यह एक बाधा उत्पन्न करेगी शादी में।
ठीक है, और जो व्यक्तिगत संकट मेरे परिवार के थ्रू मेरे लिए आएंगे, वो मेरे लिए आगे जाके पता नहीं किस तरह के संकट बनेंगे। ठीक है, तो इस नैतिक मार्ग के अनुसरण करना अंतर्द्वंद भी उत्पन्न करेगा, क्योंकि यह समस्या का समग्र समाधान नहीं होगा। और जो तीसरा विकल्प है, यह विकल्प उद्देश्य या उपयोगितावादी नैतिकता का उदाहरण बन सकता है। जो तीसरा विकल्प में होगा कि मैं अनैतिक साधनों का प्रयोग किया जा रहा है, इस विकल्प के अनुसार मैं तत्काल कार्रवाई कर शादी में बाधा उत्पन्न नहीं करूंगा। ठीक है, कि मैंने भाई, ठीक है, आप कार्रवाई कर कर देता हूँ, जो बाधा उत्पन्न ना हो। इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अपने कर्तव्य का पालन ना करना और सत्य निष्ठा से समझौता करना से मैं बच पाऊंगा। अब इसमें मैं क्या करूंगा कि भाई पहले मैं जो अपने परिवार वाले हैं, ठीक है, मैं अपने परिवार वालों को, तीसरे विकल्प के अंदर मैं अपने परिवार वालों को से बात करूंगा और उन्हें अपने विश्वास पात्र में लूंगा कि भाई देखिए, हम ये जो नाबालिग बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, वो एक गलत है। ठीक है, और हम एक पहले किसी दूसरे बैंड वाले की व्यवस्था करके, और फिर उसके जो जो बैंड जिसने नाबालिग व्यक्तियों को रख रखा है, बच्चों को रख रखा है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि भाई जो मेरी नैतिक दुविधा है या फिर जो मेरी व्यक्तिगत समस्याएं आएंगी बाद में, उन सब का समाधान एक साथ निकल पाएगा। और इससे क्या हो जाएगा कि भाई एक सुनिश्चित हो जाएगा कि शादी के समय में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, और इस जो शादी के बैंड है जिन्होंने नाबालिग बच्चों को रखा हुआ है, उसके विरुद्ध एक कार्रवाई भी हो सकेगी। ठीक है, तो और साथ ही मैं क्या करूंगा कि बच्चे के परिवारों को विषय में पूछताछ करूंगा कि भाई आपने रखा है इनको, या फिर ये अपनी किसी जबरदस्ती या फिर इन बैंड कंपनियों की वजह से आए हैं। साथ ही जैसे ही मैं कार्रवाई करूंगा, तो इसमें क्या करूंगा कि जो प्रासंगिक सामाजिक कल्याण अधिकारी होगा, ठीक है, उनसे मैं वार्तालाप करके जो इनकी शिक्षा का ध्यान रखें, और साथ ही उनके माता पिता को यह परामर्श दूंगा कि प्रासंगिक होगा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षा एवं साथ ही साथ भोजन भी निःशुल्क प्रदान किया जाता है। उनके बच्चों में उचित शिक्षा प्राप्त कर मात्र दैनिक मजदूर की अपेक्षा बहुत कुछ बनने की संभावनाएं छुपी हुई हैं। और आप अपने बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें, और आप अपने सामर्थ्य अनुसार कार्य करें। तो ये आज की पहली केस स्टडी हो गई है। तो चलिए अन्य केस स्टडी पर चलते हैं हम। तो अगली केस स्टडी ये है कि जिले में गंभीर अकाल की स्थिति में एक क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में आपने अपने सहायकों को समीपस्थ जिलों में स्थित भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में खाद्यान्न प्राप्त करने का निर्देश दिया है। इससे इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस कार्य को शीघ्रता किया जाना है, क्योंकि इस जिले के अधिकांश लोग निर्धन हैं, और इसलिए वे बाजार मूल्यों पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते। यद्यपि आपको बताया गया था कि सभी ट्रक चालकों ने एक संघ बना लिया है और स्थिति का लाभ उठाने के लिए वर्तमान परिवहन दर के 3 गुने की मांग कर रहे हैं। इससे आपका प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उच्च परिवहन दर के कारण खाद्यान्न के मूल्यों में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो ये आपके सामने केस स्टडी दी गई है। तो इसमें जो आपके पास जो विकल्प सुझाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं कि ट्रक मालिकों द्वारा बात ना मानने पर उन्हें गंभीर परिणामों की चेतावनी देंगे और उनके परिवहन अनुयोग्य पत्र को रद्द कर देंगे। रेलवे द्वारा खाद्यान्नों का परिवहन, यद्यपि इसमें 1 सप्ताह का समय लग सकता है। ट्रक मालिकों को उनकी मांग के अनुसार परिवहन शुल्क के भुगतान को तैयार हो जाएंगे, ताकि खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, लेकिन किसी वैकल्पिक रास्ते को कम खर्चीले साधनों की खोज जारी रखेंगे। यद्यपि बाद में ट्रक मालिकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करेंगे। राज्य सरकार को कुछ सहायता प्रदान करने की मांग करेंगे। उचित कारण बताते हुए उन उपायों के बारे में भी चर्चा कीजिए जिनका आप अनुसरण करेंगे। उपयुक्त विकल्प तक सीमित नहीं। ठीक है, तो ये आपके सामने ये विकल्प सुझाए गए हैं कि आप इनमें से कौन सा विकल्प चुनेंगे। तो आपका जो दृष्टिकोण होगा
इस केस स्टडी को लेके कि उक्त स्थिति के परिप्रेक्ष्य और उसकी गंभीरता के साथ आरंभ होना चाहिए। इस संदर्भ में हमें सभी संभव गुणों और दोषों के साथ सभी दिए गए विकल्पों का मूल्यांकन करना चाहिए। निष्कर्ष में व्यक्ति को पर्याप्त कारणों के आधार पर दिए गए विकल्पों में से किसी एक का अथवा अपनी पसंद के अनुसार किसी अन्य विकल्प का चयन करना चाहिए। तो इसमें हम देखते हैं कि भाई जो हमारा जो पहला विकल्प है, उस स्थिति में अगर हम देखें भाई, यहाँ पर इस जिले के अंदर क्या है कि गंभीर अकाल और खाद्यान्न की समस्या की कमी रूप में चिन्हित किया गया है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखते हुए कि अधिकांश लोग इस जिले के अंदर निर्धन है और बाजार मूल्य पर खाद्यान्न नहीं खरीद सकते हैं। और इसमें भाई मेरा उत्तरदायित्व क्या होगा कि वहनीय मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध हो, ताकि जिले प्रत्येक व्यक्ति की भोजन तक पहुंच सुनिश्चित हो सके। तो इसमें अब इस संदर्भ में मैं क्या करूंगा कि जो पहला विकल्प सुझाया गया था, उसमें के विकल्प में ट्रक मालिकों के द्वारा स्थिति का अवांछित रूप से लाभ उठाने के लिए उन्हें मैं दंडित कर दूं, और जिसमें परिवहन शुल्क भी सम्मिलित है, उनके विरुद्ध मैं क्या करूं कि उनके जो ट्रक लाइसेंस वगैरह हैं, मैं उन्हें रद्द कर दूं। ठीक है, और अपने कर्तव्य का पालन करूं और खाद्यान्न उपलब्ध अवश्य रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाएगा, जिससे क्योंकि भाई अगर मैं उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा और उनके लाइसेंस में रद्द कर दूंगा ट्रक मालिकों के, तो क्या होगा कि वो नहीं जाएंगे, कहेंगे ठीक है कि आप हमारे विरुद्ध कार्रवाई कर लीजिए, आपने हमारा लाइसेंस कैंसिल कर दिया है तो अब हम जाएंगे नहीं। ठीक, उससे ज्यादा तो अब मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक, और या फिर मैं उन्हें जेल डाल दूंगा। ठीक, लेकिन मेरे पास क्या होगा कि परिवहन के साधनों की कमी हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो मेरा जो अभी दीर्घकालिक जो मेरा लक्ष्य है, ठीक है, लघु लक्ष्य, ठीक, जो तुरंत मतलब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना अकाल की स्थिति में, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि उनसे अभी इस तरह की मैं कोई कार्रवाई नहीं करूंगा, लेकिन हमारा ये पहला विकल्प सुझाया गया था कि हम सीधा ट्रक मालिकों के विरुद्ध कार्रवाई करें। ठीक, अब हमारा जो अन्य विकल्प दूसरा विकल्प होगा, उसमें क्या बता रखा है कि मैं रेलवे के माध्यम से खाद्यान्न परिवहन का मंगवाऊं, और जिससे क्या होगा कि भाई परिवहन शुल्क भी काफी कम हो जाएगा और खाद्यान्न भी उचित मूल्यों पर लोगों तक पहुंच पाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें क्या एक समस्या है रेलवे में कि अधिक समय लग जाएगा आने के अंदर। ठीक है, जिससे जो तुरंत खाद्यान्न उपलब्ध करवानी है उसमें देरी हो सकती है, जिससे खराब स्थिति और उत्पन्न हो जाएगी और गंभीर अकाल की स्थिति में मेरे द्वारा कम से कम समय में खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इससे भी लोगों के लिए हानि हो जाएगी। अब जो तीसरा विकल्प दिया गया है, ठीक है, हमें तीसरे विकल्प में क्या है कि मैं खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकता हूँ, जो दी गई स्थिति अनिवार्य है। साथ में मैं परिवहन के अन्य साधनों पर विचार कर सकता हूँ। भाई अन्य परिवहन के जो साधन है, भाई पहले मैं ट्रक मालिकों से बोल दूं कि ठीक है आप खाद्यान्न लेके आइए, ठीक, आपको आपके मूल्य दिए जाएंगे, ठीक है, और मैं उन्हें सब्सिडी पर लोगों तक पहुंचा दूं। लेकिन मैं साथ में क्या करूंगा कि जो अन्य परिवहन है, ठीक है, या सार्वजनिक परिवहन है जैसे बस वगैरह आदि, तो मैं उनके माध्यम से भी विकल्पों को खोजने की कोशिश करूंगा कि भाई इनके माध्यम से भी मैं खाद्यान्न को उपलब्ध करवा सकूं। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो सार्वजनिक परिवहन है उनकी व्यवस्था होगी, और दोषी ट्रक मालिकों के विरुद्ध बाद में मैं कार्रवाई करूं जब ये अन्य विकल्प के साधन के जो हैं, जो खाद्यान्न ला सके, अगर वो विकल्प तैयार हो जाते हैं मेरे पास, तो उसके बाद में क्या करूंगा कि जो दोषी ट्रक मालिक है उनके विरुद्ध मैं कार्रवाई करूं, और अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इससे भाई अगर मैं बाद में कार्रवाई करूंगा तो, और जब मेरे पास अन्य साधन उपलब्ध हो जाएंगे, तो ये तत्कालिक स्थिति में खाद्यान्न उपलब्ध कराने में और उपद्रवी ट्रक मालिकों को दंडित करने के दोहरे उद्देश्य सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है भाई, इसमें मेरा खाद्यान्न उपलब्ध करवाना जो तुरंत, वो भी मेरा पूर्ण हो जाएगा, और जो दोषी ट्रक मालिक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, अब जो अन्य विकल्प बचता है मेरे पास चौथा, ठीक है, उसके अंतर्गत क्या होगा कि राज्य सरकार से मैं सहायता मांगू और अपेक्षित कम मूल्यों पर खाद्यान्न उपलब्ध सुनिश्चित हो सकती है। यद्यपि यह प्रथम दृष्टि में उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने में कुछ समय लग सकता है। इसी बीच भुखमरी के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए सहायता को संपूर्ण उद्देश्य निःशुल्क हो जाएगा। तो इसलिए मेरे लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा कि जो तीसरा विकल्प है हमने देखा, क्योंकि इससे तत्काल खाद्यान्न की उपलब्धता
तथा दोषी ट्रक मालिकों के विरुद्ध भी कार्रवाई सुनिश्चित हो पाएगी कि भाई मैं पहले तो अपने खाद्यान्न मंगवा लूं और साथ में मैं अन्य विकल्प भी देखता रहूंगा। जो सार्वजनिक साधन होंगे उनके माध्यम से अगर वो विकल्प हो जाते हैं तैयार, तो मैं फिर दोषी ट्रक मालिक हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई हो जाएगी। तो कार्रवाई करना आवश्यक है ताकि वे भविष्य में उत्पन्न ऐसी स्थिति का अनुचित लाभ ना प्राप्त करें। इसी बीच मैं राज्य सरकार से भी सहायता की मांग करूंगा ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी अप्रत्याशित स्थिति का अग्र सक्रिय रूप से समाधान किया जा सके। तो ये आज की हमारी केस स्टडी हुई। ठीक है। कुछ कारणोंवश जो हमारी वीडियोस टाइम पे नहीं आ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, और कुछ मेरे गला खराब होने की वजह से आज आपको थोड़ी सा कष्ट हुआ होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।